हेलो एवरीवन, हाय दिस इज संकेत राजपूत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हम ये आज पहुंचे हैं थर्ड लेक्चर पे, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा। मैंने आपको लेक्चर 1 में सारा का सारा बेसिक क्लासिफिकेशन 1 से लेके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक विधिवत समझा चुका हूँ और उसके दोनों वीडियो भी मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दिए गए हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था किंगडम मोनरा, उसका एक पूरा वीडियो मैंने आपको विधिवत वो भी यहाँ पे समझा दिया था। फिर आज हम आते हैं अपने तीसरे किंगडम दैट इज प्रोटेस्टा पे। तो आइए पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर का थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं, और जिसने नहीं देखा होगा वो पहले जाके उन वीडियो को देखेगा, फिर इस किंगडम प्रोटेस्टा पे आएगा। तो पहले हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्लासिफिकेशन अप टू 1 से लेके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5th किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो कि दिया था रॉबर्ट विट्टेकर ने इनटू 5 किंगडम दैट इज मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। और ये आपको पता होगा कि मोनरा में उन्होंने सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे थे। आज हमें पढ़ना है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सारे के सारे इन्होंने कैसे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे हैं। बाकी में सारे के सारे मल्टीसेलुलर दैट इज प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अपने किंगडम प्रोटेस्टा पे। अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए, तभी ये आपको क्या है समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं हम किंगडम प्रोटेस्टा। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर फिर भी आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत या समस्या होती है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन 7897984128। चलो शुरू करते हैं हम अबाउट किंगडम प्रोटेस्टा। तो बताओ, बिना पढ़ाई करने के पहले आपको क्लासिफिकेशन से 2 चीजें 3 चीजें तो आप मुझे इजीली बता सकते हो कि बताओ किंगडम प्रोटेस्टा को क्या मैंने रिफ्यूजी कैंप पे बोला हुआ था? यस सर, बोला हुआ था। यानी जो भी प्लांट में, एनिमल में, फंजाई में फिट ना बैठे वो किस में रख दो? प्रोटेस्टा में। तो प्रोटेस्टा में कुछ आपको इस टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दूसरी बात, अगर इनका हम फॉर्म पूछें तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटेस्टा के कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये देखो लेक्चर 1 की बात है। अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आप पहले वो कंप्लीट करो, फिर यहाँ पे आएंगे। चलो हम शुरू करेंगे अब किंगडम प्रोटेस्टा। तो किंगडम प्रोटेस्टा में हम पढ़ाने के पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि किंगडम प्रोटेस्टा में हमें क्या पढ़ना है। तो बात समझ में आई? तो शुरू करते हैं हम किंगडम प्रोटेस्टा को। ठीक है, हाँ चलते हैं किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा को मैंने क्या बोला? रिफ्यूजी कैंप। और बताओ पुराने नॉलेज से कि जो मोनरा होगा, किंगडम मोनरा, इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? इसमें ऑर्गेनिज्म होंगे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। जाहिर सी बात है, ये हमने बहुत पढ़ा हुआ है कि इसमें कैसे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। अब बात करते हैं हम फंजाई की पहली। तो फंजाई में कैसे होंगे? इसमें होंगे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अब हम बात करें प्लांट में कैसे होंगे? इसमें भी क्या होंगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। फिर सर एनिमल में क्या होंगे? इसमें भी कैसे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ये मैं कैसे अपने मन से बोल रहा हूँ? नहीं, ये किसके? रॉबर्ट विट्टेकर का जो हमारा क्लासिफिकेशन था उनके अकॉर्डिंग ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सारे के सारे एनिमल में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे, प्लांट में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और मोनरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। तो सर प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे? प्रोटिस्टा में इन्होंने रखे सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नहीं आता है, यू कैन गो टू लेक्चर 1। तो देखो, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस रखने वाले, इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, कोई भी ऑर्गेनेल्स बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू कैरियन। यू मतलब ट्रू, कैरियोटिक मतलब कैरियन मींस न्यूक्लियस। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे और सारा कुछ होगा। आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक विधिवत आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, प्लांट है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और ये भी सेम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म रखे, तो अब बात आती है कि प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, हमें इन्हें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इनमें पढ़ेंगे। तो क्या सारे के सारे फंजाई मल्टीसेलुलर होंगे, क्या सारे के सारे प्लांट मल्टीसेलुलर हैं इस धरती पे? अब बताओ, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कितनी स्पीसीज हैं, 1.7 से 1.8 कितने मिलियन स्पीसीज हैं हमारे इस धरती पे, ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज इस धरती पे प्रेजेंट है। तो फंजाई सारे के सारे मल्टीसेलुलर थोड़ी ना होंगे, उसमें कुछ फंगस क्या है, यूनिसेलुलर भी है। तो हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर फंगस भी है, कुछ प्लांट भी ऐसे हैं यूनिसेलुलर प्लांट। याद करो, मैंने आपको बताया था क्लोरीला एंड क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, हमारा यूनिसेलुलर एल्गी का पार्ट है। तो कुछ एनिमल भी क्या है हमारे यूनिसेलुलर, याद करो प्रोटोजोआ, पहले क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको एनिमल किंगडम में रखा, फिर हम उसको कहां लेके आए, प्रोटिस्टा में। तो ये कैसा है, यूनिसेलुलर, इसमें भी कुछ यूनिसेलुलर है, फंगस भी हमारे कुछ यूनिसेलुलर है। तो बात आती है कि प्रोटिस्टा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा, प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी जो फंजाई में, जो प्लांट में, जो एनिमल में फिट ना बैठ रहे हो, यानी ये वाली कंडीशन मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक की कंडीशन अगर फॉलो नहीं हो रही है, तो आप उनको जो भी यूनिसेलुलर है, जो भी यूनिसेलुलर प्लांट है, जो भी यूनिसेलुलर एनिमल है, आप किस में रख दो, इस रिफ्यूजी कैंप। रिफ्यूजी कैंप ही होता है शरणार्थी कैंप, यानी जो जिसको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है तो किस में रख दो, इसमें रख दो, किसमें, दैट इज प्रोटिस्टा में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी कैंप। तो बताओ प्रोटिस्टा में हमारे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रोटिस्टा में हमारे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी होंगे। तो इसमें कैसे होंगे, प्लांट लाइक होंगे और फंजाई लाइक होंगे और हमारे एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोटिस्टा में हमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो प्रोटिस्टा में हमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जो हमारे फंजाई हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। इनको किस में क्यों नहीं रखा, इसमें क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये कंडीशन मांगते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। लेकिन जो भी हमारे यूनिसेलुलर फंगस हैं, जो भी हमारे यूनिसेलुलर प्लांट है, जो भी हमारे यूनिसेलुलर एनिमल है, उनको हमें किस में रखना पड़ेगा, प्रोटिस्टा में। क्योंकि प्रोटिस्टा में रॉबर्ट विटेकर के हिसाब से सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिज्म रखे गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो इसमें हमारे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसमें हमारे आएंगे सर प्लांट लाइक, इसमें आएंगे फंजाई लाइक, इसमें आएंगे हमारे एनिमल लाइक। तो कहते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कोई बताओ डिफाइंड है, इसकी तो बाउंड्री कह सकते हैं इसमें सारे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म रखेंगे, इसमें सारे इस टाइप के ऑर्गेनिज्म रखेंगे। तो इसमें देखो प्लांट लाइक भी है, फंजाई लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है। तो कहते हैं इसकी बाउंड्रीज BOUNDRIES कहते हैं इसकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो कैसी, वेल डिफाइंड नहीं है। कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इसमें तो प्लांट लाइक भी है ऑर्गेनिज्म है हमारे, फंजाई लाइक भी है और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी रखे गए हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्यूजी कैंप, यानी जो इन कंडीशन को फॉलो ना करे वो इसमें रख दो आप। जो होना कैसा चाहिए, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम इसमें कैसे प्लांट लाइक भी पढ़ेंगे, एनिमल लाइक भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे और फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी पढ़ेंगे, किसमें, प्रोटिस्टा में। इसीलिए कहते हैं प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। गॉट इट? ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा देता हूँ। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, नहीं, ये क्या है, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, मोनरा आया सबसे पहले, मोनरा से हमारा क्या आया, मोनरा से आया हमारा प्रोटिस्टा, मोनरा से आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से हमारा क्या किया गया, उस प्रोटिस्टा से हमारा फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ये कैसा हुआ, एवोल्यूशन हुआ। देखो इस धरती पे सबसे पहले मोनरा है, मोनरा से क्या हुआ, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई भी बना, फंजाई से और
प्रोटिस्टा से प्लांट भी बना और इससे एनिमल भी बने। तो मोनरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांट और एनिमल। इसीलिए क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। देखो मोनरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो प्रोटिस्टा हमारा क्या हो गया, प्रोटिस्टा आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ये आपकी एनसीईआरटी का क्या है, पार्ट। तो कहते हैं प्रोटिस्टा आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। क्या ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है? नहीं, ये मैंने एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि मोनरा से बना प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से बना फंजाई, प्रोटिस्टा से बना प्लांट और प्रोटिस्टा से एनिमल, क्योंकि इसमें सारे के सारे प्लांट लाइक, फंजाई लाइक और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो इट इज द प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। अब एक बात और आपको याद रखनी है कि जब एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले लाइफ किस पे आई, पानी, दे फिर क्या आई, जमीन पे। तो वाटर से किस तरफ मूव ऑन हुआ लाइफ का, पहले लोग पानी में रहते थे, डेट इज ऑर्गेनिज्म अपना सर्वाइवल कहाँ करते थे, पानी में। फिर धीमे धीमे कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के टाइम पे कहाँ, धरती पर सर्वाइव करना शुरू किया। तो मोनरा हमारे क्या है, सारे के सारे एक्वाटिक यानी पानी में रहने वाले हैं। प्रोटिस्टा भी एक्वाटिक हैं ज्यादातर। फिर ये कहाँ, लैंड की तरफ, प्लांट वगैरह एनिमल कहाँ दिखे हमें, लैंड जमीन की तरफ दिखे। तो एवोल्यूशन के दौरान मोनरा, प्रोटिस्टा, पहले ये क्या है, एक्वाटिक। इसीलिए प्रोटिस्टा के जो सारे के सारे मेंबर हैं, आपकी एनसीईआरटी लिखती है दे आर प्राइमरली क्या है, प्राइमरली एक्वाटिक। गॉट इट? तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि बताओ प्रोटिस्टा से कुछ बातें निकल गई हैं कि प्रोटिस्टा के मेंबर आर प्राइमरली क्या है, एक्वाटिक। ये मैंने आपको एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि प्रोटिस्टा और प्राइमरली एक्वाटिक। फिर बात आती है प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ये आपकी एनसीईआरटी की दूसरी बात समझ में आई। फिर कहते हैं कि देखो मोनरा में कैसा रिप्रोडक्शन था, मोनरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, याद करो। फिर बताओ मोनरा से क्या बना, प्रोटिस्टा। तो क्या इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप का रहा होगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनना शुरू हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बने गैमेट्स। क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ तो इनका क्या हुआ, फ्यूजन, और क्या बना, जाइगोट। यानी प्रोटिस्टा में हम लोग गैमेट फॉर्मेशन एंड जाइगोट की बात कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें थोड़ा मोनरा से कैसा है, एडवांस टाइप का। तो ये सारी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। बताओ मोनरा में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, सारे के सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। क्या बोलते हैं हम इनको, रिफ्यूजी कैंप। फिर बात आती है फंजाई कैसे हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। लेकिन जो भी फंजाई में यूनिसेलुलर है, प्लांट में यूनिसेलुलर है, एनिमल में जो यूनिसेलुलर है उनको किस में रख दो आप, प्रोटिस्टा में, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, हम रिफ्यूजी कैंप बोलते हैं। तो बताओ प्रोटिस्टा में हमारे प्लांट लाइक भी ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई लाइक भी होंगे और एनिमल लाइक भी ऑर्गेनिज्म होंगे। तो इसकी बाउंड्रीज क्या डिफाइंड है कि नहीं है, इसकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। कैसा है प्रोटिस्टा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। ये सारे के सारे आपके किसके, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर कि प्रोटिस्टा। अच्छा तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए कि प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, क्या उनका कोई क्लासिफिकेशन या कोई फर्दर क्लासेस हैं जो हम पढ़ेंगे? तो हाँ, प्रोटिस्टा में हमको टोटल 5 क्लास पढ़नी है। कौन कौन सी, वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये है बात आती है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बताओ क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्यूजी, आरसी फॉर रिफ्यूजी कैंप। और इसकी बाउंड्रीज कैसी है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें कितनी टोटल हमें पढ़नी है, 5 क्लासेस बोलो या फिर ग्रुप बोलो। कैसे ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम इसमें, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक एंड एनिमल लाइक, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम कौन कौन से, वो लिस्ट कर देते हैं हम कैसे।
पहला पढ़ेंगे हम क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स, फिर क्या दूसरा पढ़ेंगे हम डाइनोफ्लैगेलेट। डाइनोफ्लैगेलेट, फिर तीसरा हम क्या पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स, देन फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड, एंड फिफ्थ इज लास्ट इज स्लाइम मोल्ड। देन इस देखो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, तो देखो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, ये हमें क्या पढ़नी है, इसमें प्रोटिस्टा में पढ़नी है। तो हमारा प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा, खत्म। इसमें कैसे है, प्लांट लाइक है, फंजाई लाइक और एनिमल लाइक। तो अब बात आती है कि कौन प्लांट लाइक है, कौन फंजाई लाइक है और कौन एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें देखो, जब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट, तो ये कैसा है हमारा, प्लांट लाइक, यानी इसमें कैसे कैरेक्टर होंगे, प्लांट जैसे। तो प्लांट के दो कैरेक्टर तो आपको पता ही होंगे कि ये कैसा होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक जरूर होगा और फोटो ऑटोट्रॉपिक जरूर होगा, फोटोसिंथेसिस जरूर करेगा। डाइनोफ्लैगेलेट भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी, इसमें भी कैसे कैरेक्टर होंगे हमारे, प्लांट लाइक कैरेक्टर होंगे। यूग्लिनोइड क्या है, कनेक्टिंग लिंक, यूग्लिनोइड क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये हो गया यूग्लिनोइड। स्लाइम मोल्ड क्या है हमारा, फंजाई लाइक, ये क्या है, फंजाई लाइक। और ये प्रोटोजोआ हमारा कैसा है, एनिमल लाइक। तो देखो इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म, हमको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्लांट लाइक, फंजाई लाइक और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं। तो ये जो शुरू के क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैगेलेट, दीज आर प्लांट लाइक। यूग्लिनोइड क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इसमें यानी प्लांट जैसे भी कैरेक्टर होंगे और एनिमल जैसे भी कैरेक्टर शो करने वाला, ये क्या होगा, यूग्लिनोइड। स्लाइम मोल्ड हमारा कैसा है, फंजाई लाइक, और प्रोटोजोआ कैसा है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हमें टोटल बताओ प्रोटिस्टा में कितनी चीजें पढ़नी है, 5। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ। फिर से बोलो, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोआ, और हमारा प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा यहाँ से खत्म। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा है, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब बात आती है कि क्राइसोफाइट्स पढ़ने के क्या तरीके रहे होंगे हमारे, कैसे पढ़ना है क्राइसोफाइट्स को। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पढ़ना है, चीजें पॉइंटों में पढ़ना है। उससे क्या होता है, चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद ज्यादा रहती हैं। तो क्राइसोफाइट्स को देखो, पहले मैंने आपको बताया ये कैसा होगा, ये होगा हमारा प्लांट लाइक होगा कि नहीं, ये कैसा होगा हमारा, प्लांट लाइक होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको एक याद होगा, आपको मैंने पढ़ाया था कि फाइट्स को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं हम, प्लांट। तो कहीं भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको दिखाई दे कि पीछे लिखा हो फाइट, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, तो उसका मतलब क्या होता है, प्लांट। वैसे ही कुछ एक शब्द इधर पे भी लिख के आया, ये क्या है, फाइट्स। फाइट्स मतलब क्या होगा, प्लांट। वही मैंने आपको बताया क्राइसोफाइट्स कैसा होगा, प्लांट लाइक होगा। और क्राइसो मतलब होता है चमकीला, चमकीला बोलो या फिर चमकीले बोलो, तो कैसा होता है, क्राइसो मतलब होता है चमकीला या चमकीले। तो बताओ ये क्राइसोफाइट्स मतलब क्या हो जाएगा, कि ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, चमकते हैं, यानी साइन करते हैं। और साइन हमारे पास दो ही चीजें करती हैं, या तो सोना या चांदी, या तो सिल्वर जैसा चमकेगा या फिर सोने जैसा चमकेगा। तो क्राइसोफाइट्स का मतलब इतना आप जानो कि ये कैसे हैं, चमकीले पौधे, यानी चमकीले प्लांट। जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म है, कैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे चमकीले प्लांट की तरह बिहेव करेंगे। तो क्राइसोफाइट्स में कैसे प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, वो कैसे चमकीले प्लांट
अब हम इसकी बात करते हैं हैबिट और हैबिटाट क्या है, किसका, क्राइसोफाइट्स का। तो इसका हैबिट और हैबिटाट मैंने आपको बताया कि कैसा है, एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब ये कैसे, पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो हैबिट और हैबिटाट इसका क्या है, इसका हैबिट और हैबिटाट है एक्वाटिक। ठीक है, एक्वाटिक मतलब क्या होता है, पानी। तो हैबिट और हैबिटाट है इसका एक्वाटिक। अब एक्वाटिक में भी कैसे पानी में रहते हैं, ये हमारे दोनों फ्रेश वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज मराइन वाटर में रहते हैं। तो कैसा है, ये है फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये हमारे नदी, तालाब, पॉन्ड इनमें रहेंगे। मराइन वाटर यानी सी, समुद्र में रहेंगे या फिर ओशियंस बोलो। तो ये हमारे जो बताओ क्राइसोफाइट्स के जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी मेंबर हैं, ये कैसे हमें फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे और मराइन वाटर में भी। तो ज्यादातर सर कहाँ पे मिलेंगे, ज्यादातर ये मराइन वाटर में हमको देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है कि इसका फॉर्म क्या है। तो आपको पहले से पता होगा कि इनका फॉर्म हमारा कैसा, मैं आपको बार बार पढ़ाया है। इसमें सारे के सारे प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म रखे गए, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो दो चीजें हमने यहाँ पे खत्म की कि बताओ क्राइसोफाइट्स के जो मेंबर हैं वो कहाँ पे रहेंगे, यानी कैसे रहेंगे। हैबिट और हैबिटाट क्या है, एक्वाटिक। फॉर्म क्या है इनका, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, यानी सारे के सारे क्राइसोफाइट्स के मेंबर क्या, प्रोटिस्टा के सारे मेंबर कैसे हमारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे दो टर्म और हमारे यहाँ कि प्लैंकटन क्या होता है और नेक्टोन क्या होता है। यहाँ पे स्पेलिंग में आप देख सकते हो, ये भी आपको कहीं कहीं स्पेलिंग देखने को मिलेगी, नेक्टोन। ठीक है, तो इसको आप ज्यादा बेटर मानो। ठीक, अब ये दो शब्द आते हैं प्लैंकटन और नेक्टोन। इसका मतलब क्या होता है, तो प्लैंकटन का मतलब होता है जो पैसिवली फ्लोट करें, पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर। यानी इसका मतलब अभी समझाता हूं। नेक्टोन का क्या मतलब होता है, एक्टिवली, एक्टिवली फ्लोट ना अच्छा बोल के, एक्टिवली स्विम इन वाटर। देखो दो शब्द है प्लैंकटन और नेक्टोन। मैंने क्या लिखा, पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर, एक है एक्टिवली स्विम इन वाटर करेंट। कैसे, मान लो ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, ये हमारा नदी, तालाब, पॉन्ड, आप सी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो प्लैंकटन जिस तरफ नदी का बहाव है, मान लो इस तरफ पानी बह रहा है, तो ये जो हमारे छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इसी बहाव से फ्रीली इसी पे ऊपर तैरते हुए चले जा रहे हैं, यानी इसी में फ्लोट चलते जा रहे हैं। जिस तरफ पानी का डायरेक्शन है, जिस तरफ पानी जा रहा है, इसी पे क्या है, पैसिवली आराम से बिना एनर्जी खर्च किए इसी पे तैरते हुए चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लैंकटन। ये हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा जू प्लैंकटन, यानी अगर एनिमल तैरते हुए छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो चले जा रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, जू प्लैंकटन। अगर वही प्लांट है तो उनको बोलेंगे हम फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन से क्या समझोगे आप, पैसिवली फ्लोट कर रहे होंगे, फाइटो से प्लांट और जू से एनिमल। क्लियर है, तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और प्लैंक्टन, इन शब्द अगर कहीं आते हैं तो आप इसको अंडरस्टूड है कि समझ जाओगे। फिर आता है नेक्टोन, एक्टिवली स्विम इन वाटर करेंट। मान लो ये है हमारा कोई भी नदी, तालाब, पॉन्ड कुछ भी ले सकते हो, सी। ये मान लो वाटर का क्या है, इस तरफ फ्लो, ये क्या है, ये वाटर है, वाटर का फ्लो इस तरफ है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इसके अपोजिट क्या है, स्विम करें। ये है ऑर्गेनिज्म, मान लो इस तरफ वाटर जा रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म इसके वाटर करंट के अपोजिट भी मूव कर सकें, यानी स्विम कर सकें, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव स्विमर इन वाटर करंट। ये हमारे क्या होते हैं, नेक्टोन। तो पैसिवली फ्लोट करने वाले प्लैंकटन, एक्टिवली स्विम करने वाले नेक्टोन। तो ये दो शब्द आपके एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कौन प्लैंकटन होगा, कौन नेक्टोन होगा। आई होप कि आप ये चीज समझ जाओगे। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे कि क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स में कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे
और क्या चीजें होंगी इसको हम अब अच्छे से इस स्लाइड में देख लेते हैं। ये स्लाइड एक्चुअली क्या थी, क्राइसोफाइट्स को मैंने हैबिट और हैबिटेट का समझा दिया। आप प्रोटिस्टा को भी इसमें ले सकते हो कि एक्वाटिक दिस प्राइमरली एक्वाटिक। तो देखो सारे के सारे जो हमारे क्राइसोफाइट्स न लेके इसको आप हटा दो। हाँ, तो इसमें क्या हम ऐड कर सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे उनका हैबिट और हैबिटेट क्या होगा, प्राइमरी एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी होगा, मराइन वाटर में भी होंगे। फॉर्म क्या होगा उनका, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यानी मैं आपको क्राइसोफाइट्स भी पढ़ाऊं, डायनोफ्लैजिया, ड्यूलिनाइट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, कुछ भी पढ़ाऊं, सभी क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और अगर उनकी हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो वो क्या है, प्राइमरीली एक्वाटिक, पानी में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब वो बात करते हैं डिपेंड अपॉन कि कौन कैसा ऑर्गेनिज्म, या तो वो फ्रेश वाटर में रहेगा या फिर मराइन वाटर में। उसमें भी आप ज्यादातर देखोगे तो मोस्टली दे आर मराइन वाटर वाले ऑर्गेनिज्म है। क्लियर। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड पे अब आते हैं हम क्राइसोफाइट्स आके। ठीक है, तो वही बात हो गई प्रोटिस्टा के लिए जो चीज है, तो प्रोटिस्टा के ही तो ये मेंबर है, तो वो इन पे भी लागू होंगे। तो अब हम चलते हैं पहला हमारा क्राइसोफाइट्स। तो मैंने आपको क्राइसोफाइट्स का वहां पे भी मीनिंग समझा दिया कि क्राइसोफाइट्स मतलब क्या होता है, चमकीले पौधे। फाइट्स मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये होता है प्लांट। और ये कैसे प्लांट है, चमकीले प्लांट। ठीक है, यानी ये पौधे क्या करेंगे, साइन करेंगे। कैसे, गोल्ड जैसे। वो हम आगे अभी देखते हैं कौन कैसे साइन। बताओ चमकता क्या है, या तो सोना है चांदी ज्यादातर। तो हम इसमें स्टीज टाइप के कुछ ऑर्गेनिज्म है, वो मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझाता हूँ। तो क्राइसोफाइट्स में इतना समझिए कि नहीं, फाइट्स मतलब क्या होता है, प्लांट। क्राइसो मतलब चमकीले, इसमें कैसे चमकीले प्लांट्स होंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले इनका हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा है हमारा, एक्वाटिक। कैसा है, एक्वाटिक। बढ़िया से लिख देता हूं, इनका हैबिट और हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब बोले तो ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। अब पानी हमारे पास दो टाइप का है, एक तो हमारा है हैबिट एंड हैबिटेट, एक तो हमारा कैसा है, फ्रेश वाटर, एक हमारे पास कैसा है, मराइन वाटर। तो ज्यादातर ये कैसे, समुद्री पानी में रहते हैं, मोस्टली ये कैसे, मराइन वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा खत्म होता है कि हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो हैबिट और हैबिटेट है फ्रेश वाटर में भी रहेंगे और मराइन वाटर में। ज्यादातर कहाँ रहते हैं ये, मोस्टली मराइन वाटर में रहते हैं। ये उनका क्या हो गया, हैबिट एंड हैबिटेट। फॉर्म बताओ, बार बार वही चीज पढ़ानी पड़ रही है। कैसा है, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, ये हमारा यूकैरियोटिक। ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने क्राइसोफाइट्स में। तो क्राइसोफाइट्स में दो चीजें आती हैं, इसके दो एग्जाम्पल हैं। तो ये कैसे, क्राइसोफाइट्स कैसे हैं, दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। और कैसे हैं, प्लैंकटन। मैंने आपको बताया अभी, प्लैंकटन समझाया। तो कैसे हैं, प्लैंकटन मतलब पैसिवली स्विमर, दैट इज फ्लोट करते हैं, रहते हैं पानी में। तो ये बताओ यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया कि क्राइसोफाइट्स में कैसे मेंबर है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, वो कैसे हैं, प्लैंकटन यानी पैसिवली फ्लोट करने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें दो एग्जांपल हमारे आते हैं, एक तो आता है हमारा डाइटम्स और दूसरा आता है हमारा डेस्मिड। दो एग्जांपल हैं, एक डाइटम्स और एक डेस्मिड। डेस्मिड को ही हम क्या बोलते हैं, हम गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं हम, गोल्डन एल्गी। यानी अगर हम इसको देखें तो ये है तो माइक्रोस्कोपिक, बट उसको भी देखने में कैसे सुनहरे चमकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। बताओ एल्गी है तो यहाँ क्यों रखी गई है, क्योंकि ये कैसे है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अगर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होती तो ये कहाँ पे होता, प्लांट किंगडम में। तो दो एग्जांपल आते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स के अंदर, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, प्लैंकटन यानी पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, और दो एग्जांपल डाइटम्स हैं, डेस्मिड। डेस्मिड को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। अब पॉइंट रिलेटेड टू डाइटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइटम्स के क्या पॉइंट होते हैं।
तो बताओ डायटम्स में जाहिर सी बात है कैसी बॉडी होगी, माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगी, माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगी, इसमें तो कोई संदेह या शक नहीं है। माइक्रोस्कोपिक बॉडी क्यों है, क्योंकि है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो ये कैसी होगी, माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगी। सिंगल सेल की होगी कि नहीं होगी, हाँ एक ही सेल की होगी, क्योंकि कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल बॉडी। और कैसी है ये सिंगल बॉडी, ये सिंगल बॉडी है हमारी सोप बॉक्स केस, सोप बॉक्स केस की तरह है। यानी जैसे आपने एक साबुनदानी देखी होगी, साबुनदानी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपने एक साबुनदानी देखी होगी जिसमें एक ढक्कन ऊपर होता है, एक ढक्कन नीचे। यहाँ अपना साबुन रख दो, ये ढक्कन को ऐसे फिट कर दो, तो दो ढक्कन वाली जो साबुनदानी होती है, ये डाइटम्स हमारा कैसा है, उसी प्रकार का होता है। तो ये क्या दो सेल की बनी है, नहीं, ये एक ही सेल का होता है, बट इसमें क्या है, दो ढक्कन पाए जाते हैं, एक ऊपर का ढक्कन, एक नीचे का ढक्कन, जिससे इसको क्या हम साबुनदानी से तुलना की गई है। तो आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि डाइटम्स कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी, सिंगल सेल का बना होता है, जस्ट लाइक सोप केस या सोप बॉक्स, ये साबुनदानी की तरह होता है। इसमें एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है। तो बताओ ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इपिथीका। ऊपर है, ईपी मतलब ही क्या होता है बायोलॉजी में, ईपी मतलब होता है ऊपर, थीका मतलब लेयर, तो ये लेयर जो क्या हो गई, इपिथीका। नीचे वाली क्या हो गई, हाइपोथीका। ये फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। तो बताओ ऊपर की लेयर कैसी है, इपिथीका, नीचे वाली लेयर क्या हो गई, हाइपोथीका, और बीच में ये जो है इसमें क्या भरा हुआ है, सिलिका। ये जो बीच में है इसमें क्या है, सिलिका का क्या हो जाता है, डिपोजिशन। तो ये जो बताओ एक ढक्कन ऊपर से, एक ढक्कन नीचे से, तो जो ढक्कन के बीच में जो स्पेस है वो किससे भर दी गई है, वो भर दी गई है सिलिका से। किससे भर दी गई है, सिलिका। और सिलिका हमारी कैसे, जैसे आप बालू देखते हो, बालू अगर दो चीजों के बीच में, दो ईंटों के बीच में फंस जाए तो वो क्या हार्ड सीमेंटिंग लेयर जैसा एक बना लेती है ना, ऊपर नीचे, फिर दो ईंटें क्या है मूव ऑन नहीं कर पाते या मूव नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो ऊपर का ढक्कन है दैट इज इपिथीका, नीचे वाले को बोलते हैं हम हाइपोथीका, दोनों के बीच में किसका, सिलिका का डिपोजिशन अगर हो जाए तो ये कैसी लेयर हो जाएगी, बताओ, ये लेयर हो जाती है हमारी हार्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यस सर हार्ड हो जाएगी। और आपकी एनसीईआरटी बढ़िया टर्म लिखती है इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अगर सिलिका का यहाँ पे क्या हो जाए, डिपोजिशन हो जाता है, तो ये लेयर कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है और इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी ये आसानी से टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। अब बताओ अगर ये है यूकैरियोटिक तो क्या इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, हाँ सर इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्या इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, और इसके अंदर पूरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। सारे के सारे सेल ऑर्गेनेज जैसे यूकैरियोटिक में होते हैं वैसे इसके अंदर भी होंगे। ऊपर की लेयर को बोलेंगे इपिथीका, नीचे वाली लेयर को बोलेंगे हाइपोथीका। बीच में जो सिलिका का डिपोजिशन है उसकी वजह से इसकी लेयर कैसी हो जाएगी, हार्ड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये कैसी दिखेगी हमारी, बताओ, साबुनदानी की तरह दिखेगी। और इसमें क्या होंगे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें हमारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्या होगा इसमें, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या कर लेंगे, ये कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बताओ क्लोरोप्लास्ट की वजह से अगर ये कर ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑटोट्रॉफ्स भी है। तो ठीक है, इतनी बताओ डाइटम्स के रिलेटेड क्या बातें हैं कि ये कैसी है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है। सबसे पहले क्यों माइक्रोस्कोपिक है, क्योंकि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोपिक बॉडी कैसी, एक सेल की बनी है। कितने सेल की, एक सेल की। और इसमें कितनी कैसी है, साबुनदानी की तरह है,
ऊपर वाली लेयर इपिथीका, नीचे वाली हाइपोथीका, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट इज ये क्या है, ऑटोट्रॉफ। इसीलिए याद रखना, मैं आपको कहीं ना कहीं लिखवाऊंगा, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी चीफ प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर अगर हम माने तो कौन है, डाइटम्स, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफ। और अगर बताओ दोनों लेयर के बीच में किसका डिपोजिशन है, सिलिका का, इस वजह से इनकी लेयर कैसी होती है, वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है और इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। ये आपकी एनसीईआरटी का पॉइंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं डेस्मिड। तो डेस्मिड भी क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी। अगर आपसे पूछे गोल्डन एल्गी बताओ डाइटम्स है कि डेस्मिड, इसको क्या बोल सकते हैं हम, हाँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ गोल्डन एल्गी क्या है, डाइटम्स या डेस्मिड, देन यू विल गो विद डेस्मिड। ये क्या होती है, आप ऐसे याद रख सकते हो, सिलिका कैसी साइन करती है, चांदी की तरह, तो ये कुछ चांदी जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, चांदी की, आप ऐसे याद सकते हो, ये चांदी की तरह है, ये सोने की तरह, बट ऐसा एनसीईआरटी ने चांदी का मेंशन नहीं किया है। ये क्या है, गोल्डन एल्गी, इसका मेंशन है, तो आपको इसको याद करना है। तो डेस्मिड क्या है हमारा, गोल्डन एल्गी। इसके पास भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये क्या करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑटोट्रॉम्स। तो दो एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, एक है डाइटम्स, एक है डेस्मिड। किसको ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है एनसीईआरटी ने, डाइटम्स को। तो डाइटम्स हमारे कैसे, माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, साबुनदानी की तरह है, ऊपर वाली लेयर इपिथीका, नीचे वाली हाइपोथीका, बीच में सिलिका का डिपोजिशन, इस वजह से इसकी लेयर क्या होती है, हार्ड एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। बात करते हैं डेस्मिड की। तो डेस्मिड को क्या बोलते हैं हम, गोल्डन एल्गी। सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में या फिर मराइन वाटर में, ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, मराइन वाटर में। ठीक है। अगर आप इन्हें यहां तक समझ लिया है तो यहाँ पे मुझे मिटाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हाँ, तो यहां देखो, अब बताओ ये जो लेयर है हमारी, ये मान लो, एक सेकंड, देखो, अब बताओ डाइटम्स है, तो डाइटम्स में क्या होता है कि ये जो डाइटम्स की ये जो वॉल है, ये तो आपको पता है कि ये कैसी होती है हमारी, हार्ड होती है और इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी या आसानी से हम इसको तोड़ नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं तोड़ सकते हैं। तो होता क्या है कि बिलियंस ऑफ ईयर, कितने, एनसीईआरटी आपकी कहती है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, जब ये बिलियंस ऑफ ईयर तक ये क्या होते हैं, डाइटम्स क्या हो जाते हैं हमारे, डेथ तो होगी। तो ये जो हमारे डाइटम्स हैं, ये जो डाइटम्स हमारी क्या है, इनकी क्या होती जाती है, डेथ। तो जब ये डाइटम्स डेथ होती जाती है, कहाँ पे, समुद्र में, तो ये क्या बनाते हैं, ये चट्टान बनाते हैं। बताओ इनकी जो बाहर की वॉल है ये कैसी थी, आपको मैंने बताया बार बार, हार्ड एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, इजिली ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये आसानी से तो टूटेगी नहीं, ये हमारे क्या हो गए, डेड हो गए। तो ये जो समुद्र में क्या है, एक चट्टान सी बना लेते हैं, कितने बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं ऐसी चट्टान को बनने के लिए। तो बिलियंस ऑफ ईयर में ये डेथ होती जाती है और ये डिपोजिशन होता जाता है, इनका डिपोजिशन हो जाता है और एक चट्टान नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइटोमियस अर्थ, DIATOMOUES, डाइटोमियस अर्थ। ये डाइटोमियस अर्थ किस काम आती है, ये मैं आपको सभी समझाता हूँ। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइटोमियस अर्थ को ही हम बोलते हैं कीसल गर्भ, KEISELGEURH, इसी को हम डाइटोमियस अर्थ बोलते हैं और कीसल गर्भ भी बोलते हैं। इससे क्या है, आपकी कुछ जो बड़ी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज में है, तो ये आपको वहां पे नाम देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइटोमियस अर्थ, कीसल गर्भ, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम, डाइटोमाइट। ठीक है, तो तीन नाम इनके, डाइटोमियस अर्थ, कीसल गर्भ और डाइटोमाइट। तो देखो दो नाम में मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन रहा, लेकिन डाइटोमियस अर्थ ही आपकी क्या है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये आपको बाहर की टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को मिलेंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कीसल गर्भ बोले या डाइटोमाइट बोले या फिर डाइटोमियस अर्थ, ये किसमें दिया गया है आपका, ये एनसीईआरटी में दिया गया है।
तो डायटोमियस अर्थ कैसे बनती है, बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं जब ये हमारे डायटम्स की डेथ होती जाती है, इनका डिपोजिशन होता जाता है और समुद्र में एक पूरा चट्टान बना लेते हैं जो, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डायटोमियस अर्थ। तो ये बताओ डायटोमियस अर्थ का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो ये कहाँ कहाँ काम आ सकती है। तो बताओ ये जो चट्टान है ये डिपोजिशन होती गई तो ये जो बताओ चिकनी होगी कि दरदरी होगी, ये क्या होती है, रफ सरफेस होती है, जैसे रेगमाल होता है उसी तरह की ये सरफेस होती है। तो ये हमारी 3 जगह काम आती है, किस किस में, एक तो आती है पॉलिशिंग में, एक आती है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, जो भी हमारा सऊदी से ईरान से जो भी तेल आता है वो कैसा तेल आता है, कच्चा तेल आता है, उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं, कौन, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल जो भी गैसेस हैं उनमें। तो जो हमारा ये जो सऊदी से ईरान से ये जो तेल आता है किस फॉर्म में आता है, कच्चा तेल में आता है, फिर पेट्रोल डीजल, ये हम उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। तो उस फिल्ट्रेशन में भी हमारा डायटोमियस अर्थ क्या होती है, यूज होती है। तो डायटम्स का ये यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है। तो जब डायटम्स बिलियंस ऑफ ईयर लग गए इनको मरने में, जो डिपोजिशन होते जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, डायटोमियस अर्थ, तो किसके काम आती है, पॉलिशिंग में काम आती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में काम आती है, और किस काम आती है, ये काम आती है फिल्ट्रेशन ऑफ सीरप्स में। तो ये 3 काम है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में भी ये डायटोमियस अर्थ का क्या है, काम आती है, दैट इज इसका एप्लीकेशन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताऊं क्राइसोफाइट्स में, अब याद रखना क्या चीजें बताई। तो क्विक रिकैप करते हैं, ये बहुत यहाँ पे पिच हो गया। क्राइसोफाइट्स, क्राइसो मतलब चमकीले, फाइट्स मतलब प्लांट, यानी ये ऐसे प्लांट है, चमकीले पौधे, चमकीले प्लांट है, ठीक है। इनका हैबिट और हैबिटेट क्या होगा, अच्छा ज्यादातर ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर ही क्या थे, प्राइमरीली एक्वाटिक, तो ये भी क्या होगा, इनका हैबिट और हैबिटेट एक्वाटिक। फ्रेश वाटर होगा या फिर मराइन वाटर, ज्यादातर क्या है, मराइन वाटर। फिर फॉर्म की बात आई, क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर ये खत्म हुआ, फिर हमने बोला कि इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, सॉरी प्लैंक्टन, कैसे फ्लोट करेंगे, पैसिवली फ्लोट करते रहेंगे वाटर करंट में। 2 एग्जाम्पल है, डाइटम्स और डेस्मिड। डाइटम्स हमारा क्या है, ये 2 साबुनदानी की तरह है, ऊपर वाली लेयर एपिथीका, नीचे वाली हाइपोथीका, बीच में किसका डिपोजिशन है, सिलिका का, जो इसकी वॉल को क्या बनाता है, हार्ड एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। फिर ये बिलियंस ऑफ ईयर में जब इसकी डेथ होती जाती है, एक जगह डिपोजिशन होते जाते हैं समुद्र में, और एक अर्थ जैसा एक चट्टान बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ, उसी को केसल गोर्ग, और उसी को बोलते हैं डाइटोमाइट। आपकी एनसीईआरटी में डायटोमियस अर्थ दिया है, वो आप याद रखना। फिर डायटोमियस अर्थ का हमें क्या एप्लीकेशन निकल के आया, हमने क्या उसका यूज किया, डायटोमियस अर्थ को हमने यूज किया फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में और पॉलिशिंग में। इन 3 चीजों में हमने इस डायटोमियस अर्थ का भी यूज कर लिया। बाकी डेस्मिड क्या है, गोल्डन एल्गी, ये भी परफॉर्म क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, ये भी परफॉर्म क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स। बताओ डाइटम्स हमारा ज्यादातर कहाँ पाया जाएगा, समुद्र में। क्या है, डाइटम्स हमारा ज्यादातर समुद्र में पाया जाएगा। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है मोस्ट ऑफ द डाइटम्स एंड डेस्मिड है क्लोरोफिल, that is photosynthetic pigments, so perform photosynthesis, that is they are autotrophs। तो आप बताओ डाइटम्स और डेस्मिड हमारा क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स। फिर दूसरी लाइन जो आपकी एनसीईआरटी बहुत पूछती है, और नीट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, कि बताओ डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर, ये CHI नहीं है, ये है CHIEF। डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, यानी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके जो भी प्रोड्यूस करती हैं ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या होते हैं, हमारे डाइटम्स। तो डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं, ओशियन में, ठीक है। तो ये लाइन आप बहुत याद रखना कि कौन, अगर आपसे पूछते हैं कि डाइटम्स है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन की,
डेस्मिड, तो यू विल गो विद डाइटम्स, क्योंकि डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, क्योंकि डाइटम्स कहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं, मराइन वाटर में, और हमारे ये डेस्मिड ज्यादातर कुछ फ्रेश वाटर में होते हैं। तो डाइटम्स हमारे कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। यहाँ तक आपको क्राइसोफाइट्स, लगभग आप अगर इस चीज को डिटेल में पढ़ लोगे फिर आपको रिवाइज करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्राइसोफाइट्स यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो बताओ एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि डाइटम्स क्राइसोफाइट्स कैसे हैं, सारे के सारे चमकीले प्लांट हैं, और ठीक है, इसीलिए हम कभी कभी क्या है, आप देखोगे पुरानी किताबों में कि क्राइसोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, ज्वेलर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ज्वेलर्स ऑफ प्रोटिस्टा, ये आप पुरानी किताबों में देखो, ज्वेलर्स ऑफ प्रोटिस्टा कौन है, हमारा क्राइसोफाइट्स। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपना डायनोफ्लैजिलेट पे। तो डायनो मतलब क्या हो जाएगा, डायनो से हो जाएगा 2, फ्लैजिलेट से मतलब हो जाएगा फ्लैजिला। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट अंडरस्टूड है हमें पढ़ने के पहले कि इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, सर इसमें 2 फ्लैजिला जरूर प्रेजेंट होंगे, यानी 2 फ्लैजिला रखने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इसमें होंगे। तो डायनोफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला रखने वाले, वो आपको वहां पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब डायनोफ्लैजिलेट की बात आती है कि ये कहाँ पे ज्यादातर पाए जाएंगे, तो इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होगा, इनका भी क्या होगा, एक्वाटिक। एक्वाटिक में भी क्या होंगे, ये होंगे हमारे मोस्टली मराइन। यानी बताओ डायनोफ्लैजिलेट हमें कहाँ ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ये हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे मराइन वाटर में। तो हैबिट और हैबिटेट हमारा क्या हो गया, खत्म। फॉर्म बार बार वही चीज, कैसा होगा, यूनिसेलुलर, और कैसा होगा, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पे खत्म हो गई, हैबिट और हैबिटेट। एक्वाटिक मोस्टली क्या है, मराइन। फॉर्म क्या है, यूनिसेलुलर, और क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम डायनोफ्लैजिलेट को थोड़ा यहाँ से देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट में देखो 2 फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला ये है, ठीक है, ये मैंने इस कलर से बनाया हुआ है, एक रेड कलर से। तो जो इस टाइप का फ्लैजिला होता है, ये जो फ्लैजिला है, ये बताओ हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, ये है ट्रांसवर्स, उसी को क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल। और ये हमारा क्या है, वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। बताओ ये हमारा क्या है, वर्टिकल। ठीक है, ये हो गया वर्टिकल, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो इसमें कितने फ्लैजिला होंगे, जाहिर सी बात है 2 फ्लैजिला। तो एक फ्लैजिला होता है इसमें हॉरिजॉन्टल, एक होता है इसमें वर्टिकल, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो एक ट्रांसवर्स जो हमारा फ्लैजिला होता है, तो ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला। तो एक फ्लैजिला हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल फ्लैजिला। ठीक है, और ये बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स या फिर सेल प्लेट्स बोलते हैं हम इनको। तो बताओ कितने फ्लैजिला हैं इसमें, 2, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। जो हमारा ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, इसको हम बोलते हैं सिंगुलम, सिंगुलम। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है सिंगुलम, एक होता है आई थिंक सल्कस। हाँ, सल्कस, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला इज नोन एज सल्कस। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ाने में क्या है, इसको थोड़ा बचता हूं। तो ये है सिंगुलम। ये जो बताओ हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलम, और ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला को हम क्या बोलते हैं, सल्कस। तो कितने फ्लैजिला, टोटल यहाँ पे 2 फ्लैजिला। इन फ्लैजिला का काम क्या होगा, बताओ, मूवमेंट करेंगे। तो इन फ्लैजिला का फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट करने में। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनका फंक्शन कैसा होगा, मूवमेंट। और कैसा मूवमेंट करते हैं, व्रिलिंग मूवमेंट, व्रिलिंग मूवमेंट। सर ये व्रिलिंग मूवमेंट क्या होता है, व्रिलिंग मूवमेंट होता है गोल गोल लुढ़क लुढ़क के चला। जैसे कोई है, एक फ्लैजिला से, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है
वर्टिकल। तो ये क्या है, एक फ्लैजिला से दोनों क्या है गोल गोल मूव ऑन करते रहते हैं, मूव करते हैं। तो लुढ़क लुढ़क के गोल गोल चलना, दैट इज व्रिरलिंग मूवमेंट। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। तो आप बस ऐसे समझो कि इसमें डायनोफ्लैजिया, दो फ्लैजिला रखने वाले ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दो फ्लैजिला रखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक लॉन्गिट्यूडनल। और ज्यादा पूछे तो हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला को क्या बोलते हैं, सिंगुलम, और वर्टिकुलर फ्लैजिला को क्या बोलते हैं हम, सल्कस। बस इतनी सी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट आर ऑफ वेरियस कलर। ये इनका कलर क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट। बताओ कलर हमारा कैसा, जैसे हमने बाहर से कपड़े पहन रखे हैं उसी हिसाब से हमारा कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इनके बाहर क्या होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल में जौन सा पिगमेंट, जैसा पिगमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसी कलर का ये दिखने लगेगा। तो आर ऑफ वेरियस कलर डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन सेल वॉल। ये हमारे येलो हो सकते, ग्रीन हो सकते, ब्राउन हो सकते, रेड हो सकते, और हमारे क्या है ब्लू कलर के हो सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन सेल वॉल। जैसा सेल वॉल में पिगमेंट प्रेजेंट है उसी हिसाब से इनका क्या हो जाएगा, कलर। ये हमारे येलो भी होंगे, ग्रीन भी होंगे, ब्राउन भी होंगे, रेड होंगे, और ब्लू भी हो सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट ऑफ सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। तो बताओ ये किसकी, ये जो प्लेट्स बनी है ये कैसी हैं, स्टिफ सेलुलोज प्लेट है, और किस साइड में, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। आउटर साइड में, बेटर आउटर सरफेस में प्रेजेंट है। अब कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट, ये जो पूरा क्या है, डायनोफ्लैजिलेट है क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट। बताओ क्लोरोफिल है तो क्या समझे, ये क्या परफॉर्म करेगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल है तो परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस, और एसेसरी पिगमेंट जो भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट चाहिए होते हैं, सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड आर ऑटोट्रॉप, और इसीलिए क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो डायनोफ्लैजिलेट में देखो कुछ नहीं है, डायनो से दो, फ्लैजिलेट से फ्लैजिला, दो फ्लैजिला रखने वाले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हैबिट और हैबिटेट एक्वेटिक, ज्यादातर मराइन। कैसे फ्लैजिला, दो, एक हॉरिजॉन्टल एक लॉन्गिट्यूडनल। हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला को सिंगुलम, और लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल फ्लैजिला को क्या बोलेंगे हम, ये लॉन्गिट्यूडनल बोलो या फिर वर्टिकल फ्लैजिला को क्या बोलेंगे हम, सल्कस। तो दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। कलर कैसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन सेल वाली। हमारे येलो भी होंगे, रेड भी होंगे, ब्लू भी होंगे, ग्रीन भी होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट होंगी, किसमें, आउटर सरफेस में, परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास होती है क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट, इसलिए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है जो कि आखिरी पॉइंट है। तो बताओ ज्यादातर क्या है, मोस्टली मराइन है, कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में। तो ये मैंने एक क्या है संरचना बनाई है, यानी एक रे डायग्राम बनाया है किसका, ओशियन का। तो ओशियन में भी एक मेंबर होता है हमारा गोनियोलेक्स। कौन है ये गोनियोलेक्स, ये दो फ्लैजिला रखने वाला डायनोफ्लैजिलेट है, जिसका नाम क्या है, गोनियोलेक्स। तो गोनियोलेक्स क्या होता है हमारा, यहाँ पे समुद्र में बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है, मल्टीप्लाई, रेड ही बना लेता हूँ। ये हमारा क्या करता है, बहुत ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई रैपिडली, और ये क्या है, रेड टाइड्स बनाता है। अब बताओ, सोचो तो, ये है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट ग्रो करते गया, मल्टीप्लाई करता गया, और ये क्या है, एक पूरी इसने छा गया हर जगह। तो ये जब पूरा डायनोफ्लैजिलेट है हमारा, जो कि गोनियोलेक्स जब मल्टीप्लाई करता जाता है, तो ये जो सरफेस पूरी क्या दिखने लगती है, रेड। और जब बताओ रेड है, ऊपर की सरफेस पूरी गोनियोलेक्स से छाई हुई है, वो कैसी है, रेड है। और जब रेड है तो समुद्र से जब लहरें आएंगी तो वो कैसी, लाल, पूरी वहां पे लाल कलर का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये सरफेस हो गई पूरी रेड। यहाँ से मान लो लहर आती है तो ये पूरा का पूरा सरफेस हमारा कैसा दिखेगा, रेड। इसीलिए गोनियोलेक्स मल्टीप्लाई रैपिडली, और ये क्या फॉर्म करता है, रेड टाइड्स। तो ऐसे लगता है कि पूरी लाल पानी है वहां पे, और लाल लहरें क्या है वहां पे चल रही हैं। किसकी वजह से होती है, गोनियोलेक्स। कैसे करता है, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली। कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लाई रैपिडली फॉर्म रेड टाइड। और ये एक चीज और करता है, ये रिलीज करता है टॉक्सिन। ये यहीं पे ये क्या करता है, ये जहर रिलीज करता रहता है।
ये क्या करता है, रिलीज टॉक्सिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सी टॉक्सिन, SAXITOXIN, जिसकी वजह से क्या होती है यहाँ पे डेथ ऑफ स्मॉल फिशेस या फिर स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। किस वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो गोन्यूलेक्स की बातें दो, क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लाई एंड फॉर्म रेडटाइड्स, और क्या करता है, एक जहर रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ स्मॉल फिशेस भी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आती है हमारी गोन्यूलेक्स को लेके। आई होप की गोन्यूलेक्स को लेके सारी चीजें क्या हो जाती हैं, खत्म। अब कैसे मर जाती हैं, इसमें जो फिशेस होती हैं उनमें क्या होती है, पैरालिस हो जाती है। जैसे अगर हमारी बॉडी में पैरालिस हो जाती है तो हाथ में अगर पैरालिस है तो ये हाथ काम करना बंद कर जाएगा। वैसी फिशेस में पैरालिसिस हो जाती है तो वो एक्टिवली स्विम नहीं कर पाती हैं और क्या है, मर जाती हैं। ये टॉक्सिन का इफेक्ट है कि ये क्या करता है, उनमें पैरालिसिस कॉज कर देता है। ठीक है, आई होप ये आपको जो डायनोफ्लैजेलेट से रिलेटेड पॉइंट है ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अच्छा, अगर मैं आपको देखो डायनोफ्लैजेलेट याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊं तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि डायनोफ्लैजेलेट क्या है, एक डॉन टाइप का है। ये पहले आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको ये ट्रिक ब्रेक और याद करने के तरीके लगाने हैं। अगर आपने पहले से ये सब चीजें करने लगे तो आपको सब भूल जाएगा, लास्ट में ट्रिक को भी याद ही करना पड़ेगा। तो पहले आप ऐसे पढ़ोगे, फिर आपको ये सब ट्रिक ब्रेक जो याद करने के तरीके होते हैं वैसे करना है। तो डायनोफ्लैजेलेट को आप डॉन टाइप के याद रखो। मान लो अगर ये डायनोफ्लैजेलेट डॉन टाइप का है तो डॉन बताओ किस पे राज करेगा, समुद्र पे की नदी तालाबों में, तो ये करेगा समुद्र में। तो बताओ कहाँ पे रहेगा, मोस्टली क्या है, मराइन। ठीक है, समुद्र पे राज करेगा। कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो डायनोफ्लैजेलेट बताओ डॉन है तो वो जहां जैसा रहेगा वो हर टाइप के कपड़े चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट। मान लो उसको कहीं जिस जगह जैसे जाना है जगह के हिसाब से कपड़े पहन के जाएगा। तो ये क्या है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन सेल वॉल। जैसा फंक्शन वैसे ही डॉन क्या है, अपने कपड़े चेंज करेगा। हम तुम जैसे एक ही कपड़े, चाहे वो शादी हो, चाहे वो पढ़ाने जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो। ठीक है, तो एक ही ड्रेस में रहते हैं। बाकी डॉन क्या है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन अपनी ड्रेस अप करेगा। तो ग्रीन भी, येलो भी, ब्राउन भी, सारे कॉम्बिनेशन उसके पास प्रेजेंट होंगे। अब बताओ डॉन टाइप का है तो मूवियों में आपने देखा होगा कि उसके पास हमेशा गार्ड वार्ड टाइप के अगल बगल रहेंगे। तो उसके पास क्या है, दो फ्लैजिला, एक सामने धड़ धड़ करते हैं। तो एक फ्लैजिला मान लो इसका कैसा है, एक है हमारा ट्रांसवर्स, एक है हमारा वर्टिकल। तो ट्रांसवर्स, सिंगुलम और ये सल्कस। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि दो फ्लैजिला डॉन टाइप का धड़। एक हमारा ये कौन सा फ्लैजिला है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल फ्लैजिला। तो वैसे याद इमेजिनेशन हो गया। फिर डायनोफ्लैजेलेट बताओ जहां भी जाता है अगर उसने तबाही शुरू करी तो क्या है, खून की नदियां बहा देता है। तो वैसे ही क्या बनाता है, रेड टाइड्स। कौन है, गोन्यूलेक्स। डॉन का नाम आप याद कर सकते हो, गोन्यूलेक्स। तो ये चीज देखो कुछ ट्रैक ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैंने जो पार्ट ऑफ व्यू से थोड़ा याद करने का एक तरीका बता दिया है। बाकी आपको पहले तो आपको अच्छे से विजन ही करना पड़ेगा, देन तभी आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। तो आई होप कि आपको डायनोफ्लैजेलेट समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा। हाँ, अगला टॉपिक क्या है हमारा, यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड भी हमारा कैसा है, ये मैंने आपको बताया था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, बताओ क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट हमारे कैसे थे। क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट हमारे प्लांट लाइक थे। तो ये हमारा यूग्लिनॉइड कैसा है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यानी इसमें एनिमल जैसे भी कैरेक्टर होंगे और प्लांट जैसे भी कैरेक्टर होंगे, तभी इसको क्या बोला गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यानी ये प्लांट जैसे भी कैरेक्टर रखता होगा और एनिमल जैसे भी कैरेक्टर रखता होगा। कौन, यूग्लिनॉइड। तो अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड की अपने। तो बताओ यूग्लिनॉइड का जो हैबिट और हैबिटाट होगा वो कैसा होगा। तो यूग्लिनॉइड का जो हैबिट और हैबिटाट होगा
वो भी क्या होगा, एक्वाटिक। भाई पानी में तो सभी रहेंगे, कैसा, एक्वाटिक। और फ्रेश वाटर होगा कि ये मराइन वाटर होगा, ये देखते हैं। तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, H2O फॉर वाटर। और कैसा, स्टेगनेंट। फ्रेश वाटर कैसा है, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब होता है रुका हुआ पानी। तो बताओ नदी तालाब इनका पानी ज्यादातर क्या होता है, रुका हुआ होता है, बहुत ज्यादा नहीं बहता है। पॉन्ड्स, एक्चुअली पॉन्ड्स तालाब का पानी क्या है, ये गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है, उसमें रुका हुआ पानी है। तो कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में, और स्टेगनेंट वाटर रुके हुए पानी में पाया जाता है। फॉर्म की बात करूं, घिसा बेटा कैसा है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है। सारे के सारे इसमें कैसे होंगे, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। अब दो चीजें बची हमारी, एग्जाम्पल और यूग्लिना को समझाना है। यूग्लिनॉइड हमारा कैसा है, ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो कैसे ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल हो सकता है, ये चीज हमको देखनी है। ठीक है, तो हैबिट और हैबिटाट हो गया, फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं कैसे ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है। तो देखो यहाँ पे ये जो बी है, ये क्या है, आई स्पॉट। ठीक है, ये बी क्या है, आई स्पॉट। ये आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया, तो आपको इसको बहुत गौर से नहीं देखना है। ऐसे याद रखो, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके माउथ साइड में आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया। फिर ए में, ये क्या है, फ्लैजिला। तो इसके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। सर इसमें 2 फ्लैजिला है तो डायनोफ्लैजिलेट में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इसमें प्लांट जैसे भी कैरेक्टर है और एनिमल जैसे भी कैरेक्टर है। अगर प्लांट जैसे सिर्फ होते तो इनको किस में रख देते हैं, क्राइसोफाइट्स में, या फिर सॉरी डायनोफ्लैजिलेट में, क्योंकि 2 फ्लैजिला है। लेकिन इसके पास प्लांट जैसा भी कैरेक्टर है और एनिमल भी जैसा, इसलिए इसको अलग बनाया, यूग्लिनॉइड, अलग क्लास बनाई, जिसको हमने यूग्लिना को इसमें रखा, दैट इज यूग्लिनॉइड। तो इसमें कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला। तो बताओ ये जो छोटा फ्लैजिला है ये क्या है, शॉर्ट फ्लैजिला। एक फ्लैजिला हमारा कैसा है, लॉन्ग। तो ये हो गया लॉन्ग फ्लैजिला, ये एक हमारा है शॉर्ट फ्लैजिला, एक है हमारा लॉन्ग फ्लैजिला। अब सर लॉन्ग फ्लैजिला का काम क्या होता है, लॉन्ग फ्लैजिला की मदद से ये क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, लॉन्ग फ्लैजिला की मदद से मूव करेगा। और शॉर्ट फ्लैजिला किस काम आता है, शॉर्ट फ्लैजिला की मदद से ये क्या करता है, कैच फूड। जो खाने का पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को कैसे कैच करेगा, छोटे फ्लैजिला से। तो ये बढ़िया है ना, लॉन्ग फ्लैजिला से मूव करने में काम आता है इसके, और शॉर्ट फ्लैजिला से कैच करता है फूड को। तो दैट इज ये किसमें, डाइजेशन पार्ट। इससे ये क्या करता है, यानी खाने की प्रक्रिया, एनिमल लाइफ जो क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। जैसे लॉन्ग फ्लैजिला से मूव करता जाता है, शॉर्ट फ्लैजिला से खाने को पकड़ता है। तो ये डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी डाइजेशन प्रोसेस इससे करता है, लॉन्ग फ्लैजिला और शॉर्ट फ्लैजिला से। तो जाहिर सी बात है, लॉन्ग से मूव करता जा रहा है, शॉर्ट से खाना पकड़ता जा रहा है, तो 2 फ्लैजिला है। तो ये किस टाइप का इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही है हमारी एनिमल लाइफ। तो ये एनिमल जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जो शॉर्ट फ्लैजिला होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट फ्लैजिला इसमें क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं ये फ्लैजिला, और ये शॉर्ट फ्लैजिला और लॉन्ग फ्लैजिला। और इसके अलावा इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में बताओ क्या होगी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये क्या परफॉर्म करेगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस। बताओ फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये क्या है हमारा, ऑटोट्रॉफ्स। बताओ यहाँ पे अपना खाना खुद पकड़ ले जा रहा है, दैट इज एनिमल लाइफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हेट्रोट्रॉफ्स। तो आपको मैंने रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन में बताया था कि जो भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो कैसे, हेट्रोट्रॉपिक किसका, एनिमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सारे के सारे एनिमल किंगडम में कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने वहां पे डिवाइड किया था कि एनिमल में सारे क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स, प्लांट में कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो ये यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स है, तो ये किस टाइप का कैरेक्टर रख रहा है, ये प्लांट जैसा, और ये किस टाइप का शो हो रहा है, ये एनिमल जैसा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है। तो बताओ 2 फ्लैजिला है, एक शॉर्ट फ्लैजिला एक लॉन्ग फ्लैजिला। शॉर्ट फ्लैजिला से खाना पकड़ेगा, लॉन्ग फ्लैजिला से मूव करेगा। और क्या प्रोसेस,
डाइजेशन में हेल्प आएगी, इसकी मदद होगी। तो ये किस टाइप का न्यूट्रिशन यानी किस टाइप का कैरेक्टर शो हो रहा है यहाँ पे, हेट्रोट्रोपिक कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर है ये, एनिमल का। और ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दैट इज ये ऑटोट्रॉप्स। और किस टाइप का कैरेक्टर शो हो रहा है, प्लांट का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम एक इंपॉर्टेंट बात इसकी बात करती हैं। देखो अब जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन किस टाइप का करता है, यानी कैसे, ये तो समझ में आ गया कि हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉपिक भी है इसमें और हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो ऑटोट्रॉप जो ये है, ये जो ऑटोट्रॉप है, ये जब बताओ लाइट की प्रेजेंस में होगी कि नहीं होगी। और लाइट कब निकलती है हमारी, सनलाइट, डे टाइम में। तो डे टाइम में ये जो खाने का प्रोसेस है ये किससे करेगा, ऑटोट्रॉप। तो ये डे टाइम में कैसे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। और नाइट टाइम में, अगर जब इसको नाइट टाइम में, रात में मान लो इसको खाना है, तो नाइट टाइम में ये क्या करेगा, हेट्रोट्रॉप, दैट इज बना बनाया खाना पकड़ के एक छोटे फ्लैजिला से कैच करेगा, लॉन्ग से मूव करेगा। तो नाइट टाइम में न्यूट्रिशन कैसे लेगा ये, इस प्रोसेस से। और डे टाइम में किस प्रोसेस से, दैट इज फोटोसिंथेसिस से। तो इट इज नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब यूग्लिना की एक बहुत बड़ी अच्छी बात निकल के आती है कि बताओ अगर ये बहुत, इसकी जो सेल वॉल है ये अगर हार्ड होती तो क्या ये मूव कर पाता अच्छे से, जाहिर सी बात है। अगर ये सेल वॉल इसकी बहुत हार्ड होती तो ये मूव नहीं कर पाते। इसीलिए इनमें क्या है, ये जो सेल वॉल है, यहाँ लिख देता हूँ, इनमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, एब्सेंट। क्या होती है, एब्सेंट। क्यों, क्योंकि इसको क्या है, मूव करना है अपना खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए दैट इज शॉर्ट फ्लैजिला से कैच करेगा और लॉन्ग फ्लैजिला से मूव करेगा। तो इसको इधर उधर जाने के लिए इसकी सेल वॉल अगर हार्ड होती तो उतनी मूव ऑन नहीं कर पाता। इस वजह से इसके पास क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। अब सेल वॉल एब्सेंट है तो इसके पास क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है। सेल वॉल एब्सेंट, लेकिन इसके पास क्या है, प्रोटीन लेयर। उस प्रोटीन लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलाइकल, PELLICLE। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन लेयर है, दैट इज नोन एज पेलाइकल। इस वजह से ये कैसा होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से इसका है सर्वाइव करने के चांसेस इसके और ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ नहीं है, यूग्लिनोइड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दो फ्लैजिला, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट से खाना पकड़ता है, लॉन्ग से मूव करता है, जो कि खाने में दैट इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। फिर बात आती है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करता है, दैट इज ऑटोट्रॉप। और ये क्या होता है, प्लांट जैसा कैरेक्टर रखता है। तो न्यूट्रिशन ये दोनों टाइम में करता है, नाइट टाइम में और डे टाइम में। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस से, नाइट टाइम में दैट इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन से बना बनाया खाना पकड़ता है शॉर्ट फ्लैजिला से। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, यूग्लिना। क्या एग्जांपल है इसका, यूग्लिना। अगर हम बात करते हैं यूग्लिना में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये कैसा, बाइनरी रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी रिप्रोडक्शन बोले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। 1 से 2, 2 से 4 ऐसा वाला क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो कौन, यूग्लिना। तो यहाँ पे यूग्लिना आपका क्या होता है, खत्म। अब फिर हम आते हैं अपने स्लाइम मोल्ड पे। तो ये देखो बहुत सुनने वाली और गौर से समझने वाली बातें हैं, स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स हमारा कैसा होता है, इसको हम देखते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा फंगस लाइक प्रोटिस्टा। फंगस लाइक प्रोटिस्टा है, तो ये कैसा होगा, ऑटोट्रॉप की हेट्रोट्रॉप्स होगा। ठीक है, कैसा है हमारा, फंगस लाइक। ठीक है, कौन, स्लाइम मोल्ड। यहाँ क्यों रखा गया, क्योंकि ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो हम इसकी बात करते हैं कि सर इसकी फॉर्म क्या होगी। ठीक है, हाँ, तो फॉर्म कैसी होगी, मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर और कैसा, यूकैरियोटिक। ये तो बहुत बार बोल चुका हूँ।
थक गया हूं बोल बोल के, फॉर्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। फिर आती है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक पैरासाइट। सैप्रोफिटिक पैरासाइट मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफाइट्स कैसा है हमारा, कैसा है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। फिर इसकी बात आती है कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल इसकी क्या होती है, एब्सेंट। क्या होती है, सेल वॉल होती है हमारी एब्सेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां नोट करने वाली है कि ये क्या, प्रेजेंट इन इट्स स्पोर। लेकिन जब इसका स्पोर बनता है तो उसमें ये सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो मेन बॉडी में सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। जब इसका स्पोर बनेगा तो प्रेजेंट। ठीक है, तो देखो फॉर्म यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, स्लाइम मोल्ड कैसा है, सैप्रोफिटिक, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट, और अगर प्रेजेंट है तो किसमें, इसके स्पोर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये कुछ मैंने स्लाइम मोल्ड्स आपको बताए हैं। ये डायग्राम ये किसके हैं, स्लाइम मोल्ड्स के। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, ये किससे ली गए हैं, ये गूगल से ली गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड्स की बात यहाँ पे समझते हैं और इसको खत्म करते हैं। तो हमारा स्लाइम मोल्ड जो होता है, एक और से सुन लेना फिर आपको समझ में आ जाएगा। स्लाइम मोल्ड हमारा कैसा होता है, जेली लाइक। स्लाइम मोल्ड कैसा होगा, जेली लाइक। और स्लाइम मोल्ड हमारा जेली लाइक होता है, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन जो होती है वो हमारी होती है रेनी सीजन। रेनी सीजन क्यों फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी। तो फंगस हमारा कहाँ पे ज्यादातर ग्रो करता है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। तो फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड। नमी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो फंगस इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए फंगस को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन उसको क्या लगती, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो ऐसा कंडीशन कब आता है हमारा, रेनी सीजन में, यानी वहां पे मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर सीजन के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन इसका है रेनी सीजन। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फेवरेबल कंडीशन। जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है स्लाइम मोल्ड की, जो कि हमारा कैसा है, जेली लाइक, तो ये ग्रो करता है वुडन लॉग्स। आपने देखा होगा लकड़ी के जो बड़े बड़े डंडे लट्ठे पड़े होते हैं और छतों पे ज्यादातर लकड़ियां जो हमारी साल भर से पड़ी हुई हैं, रेनी सीजन हुआ तो उस पर कुछ स्लाइमी चिपचिपा सा पदार्थ जेली लाइक ग्रो कर गया, वो हमारा एक्चुअली क्या है, स्लाइम मोल्ड। तो कैसे ग्रो करता है, जैसी फेवरेबल कंडीशन आई तो ये क्या है, ज्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है, ये फेवरेबल कंडीशन यानी रेनी सीजन में इसने क्या किया, ये ग्रो करना शुरू किया। किस पे, लकड़ी जो हमारी एक साल से दो साल से पड़ी हुई है ऐसा छत पे, तो ये क्या है, जेली लाइक स्लाइम मोल्ड वहां पे ग्रो करना शुरू कर गया और ये ग्रो कर गया। और इसमें बताओ सेल वॉल प्रेजेंट होगी कि एब्सेंट, अभी तो इसमें सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी ना स्पोर है। तो मैंने बताया था आपको सेल वॉल क्या होती है इसमें, एब्सेंट। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पोर में। तो अभी इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। कब ग्रो किया, रेनी सीजन, जब फेवरेबल कंडीशन आई। ठीक है, अब आती है इसकी अनफेवरेबल कंडीशन। फिर क्या आई, यानी बरसात चली गई तो क्या आई इसकी अनफेवरेबल कंडीशन जब आना शुरू हुई इसकी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में इसने क्या बनाया, फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाना शुरू की, फ्रूटिंग बॉडीज। और क्या बनाना शुरू किया, और इसने बनाना शुरू किया स्पोर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा वुडन ब्लॉक था, इस पे बहुत सारे जो स्लाइम मोल्ड्स ग्रो किए थे, इसने क्या किया, इसने स्पोर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बताओ स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट होगी,
ये क्या है, स्पोर्स, और स्पोर्स में सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट। तो बताओ क्या बनाना शुरू कर देते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज, और क्या बनाना शुरू कर देते हैं, स्पोर्स। तो स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर ये किस फॉर्म में पड़े रहते हैं, स्पोर्स के फॉर्म में एज सच पड़े रहते हैं। स्पोर हमारा क्या होता है, बहुत हार्डेस्ट और रेजिस्टेंस होता है, यानी इसको अब सर्दी गर्मी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए फेवरेबल, देखो शुरू से देखो, स्लाइम मोल्ड जेली लाइक होता है, रेनी सीजन फेवरेबल कंडीशन आई, ग्रो किया किस पे, वुडन ब्लॉक्स, और कहीं पे भी, इवन हमारी दीवारों पे भी ग्रो कर सकता है, कहीं भी ग्रो कर सकता है। फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, यानी बरसात का सीजन चला गया, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन खत्म हो गई, तो इसने बनाना क्या किया, फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोर्स। तो इस टाइप की क्या बनाता है, स्पोर। स्पोर में सेल वॉल हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो स्पोर में जब सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर जब भी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन वापस आई, जब भी क्या होती है, मान लो फिर से अगले साल क्या आए, बरसात, दैट इज फेवरेबल कंडीशन आई, दैट इज रेनी सीजन जब फिर से आया, तो इसने क्या किया, स्पोर फिर से, ये जो स्पोर है ये गिरे, यानी ये जो स्पोर है ये किससे करंट हुए, ये कहते हैं हम एयर करंट, हवा के द्वारा ये फिर से हमारी लकड़ियों पे गिरे, और ये स्पोर ने फिर से क्या किया, नए स्लाइम मोल्ड्स यानी नए फंगस ग्रो करा दिए। फिर इनकी सेल वॉल एब्सेंट, फिर अनफेवरेबल कंडीशन आई, फिर स्पोर आया, फिर स्पोर हमारा एयर करंट के थ्रू गिरे जमीन में, फिर इन्होंने नया स्लाइम मोल्ड बनाया, फिर ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन आई, और ये ऐसा ही करते रहते। तो आप देखते हो कि जो आपके घरों पे साल 2 साल से लकड़ियां पड़ी हुई हैं, ऐसा बरसात के टाइम पे उनमें क्या है, फंगस ग्रो कर जाता है। फिर जैसी बरसात खत्म तो वो फंगस खत्म हो जाता है। फिर जब रेनी सीजन आती है, देन अगेन ग्रो देन, तो किस तरफ से, वो सेल वॉल उनमें एब्सेंट होती है। फिर जब वो स्पोर फॉर्म में होते हैं तो सेल वॉल बना लेते हैं, जो कि क्या होती है, बहुत ही हार्ड होती है और रेजिस्टेंस होती है। फिर जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है, एयर करंट के थ्रू स्पोर ट्रेवल करते हैं, और दूसरी अगल बगल की लकड़ियों पे भी आप देखते हो कि स्लाइम मोल्ड फंगस जैसा स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। तो ये देखो लकड़ी के वो हो गए, चट्टान हो गई, लकड़ी हो गई, चट्टान हो गई, और ये देखो हमारी क्या है, स्लाइम मोल्ड फंगस ग्रो कर दिया। आपने ये चीज गांव वगैरह में देखी होगी। ये एक्चुअली है क्या, हमारा स्लाइम मोल्ड, दैट इज फंगस। ये हमारा क्या है, स्लाइम मोल्ड, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दिया गया है। तो ज्यादातर आप देखते होंगे दांत फंगल इन्फेक्शन वगैरह कब होती है, बरसात में। बरसात में दैट इज मॉइस्ट एंड ह्यूमिड कंडीशन वहां पे ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ हमारा क्या है, स्लाइम मोल्ड्स भी खत्म होता है। अब हमारा है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हमारा कैसा होता है, ये होता है एनिमल लाइक। तो इसमें सारे के सारे कैरेक्टर कैसे होंगे, एनिमल लाइक होंगे। तो अगर मैं इसका फॉर्म पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्म में हमारा यूनिसेलुलर और कैसा है, यूकैरियोटिक। ये मैं आपको बार बार बहुत बार समझा चुका हूँ कि सारे के सारे प्रोटिस्टा के मेंबर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक हैं। ये प्रोटोजोआ हमारा कैसा होगा, एनिमल लाइक होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं, आर प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप। ये ज्यादातर क्या है, सारे एनिमल ही क्या है, हेटेरोट्रॉप। तो प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप, लिव एज या तो प्रेडेटर शिकार करके, या तो खुद दूसरे का शिकार, दैट इज प्रे। और प्रेडेटर यानी शिकारी, ये है प्रेडेटर, दैट इज शिकारी, ये है शिकार। तो प्रेडेटर की तरह या फिर प्रे की तरह रहते हैं। बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ऐसा माना जाता है कि ये पुराने रिश्तेदार हैं किसके, एनिमल के। तो याद करो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कि सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पे इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और एक इसमें रखे गए थे एनिमल किंगडम में। लेकिन एनिमल किंगडम की रॉबर्ट विटेकर के हिसाब से कंडीशन क्या है कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए, वो मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। कौन, एनिमल किंगडम। लेकिन ये क्या है हमारे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इस वजह से इनको कहाँ पे रख दिया गया, सेपरेट, दैट इज प्रोटिस्टा में रखा, और प्रोटिस्टा में भी इनकी अपनी क्लास, दैट इज प्रोटोजोआ में इनको रखा गया। प्रोटोजोआ में हम इसको पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम इनको मानते हैं कि ये प्रिमिटिव पुराने रिश्तेदार है किसके, एनिमल में, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। क्लियर है। फिर प्रोटोजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन नहीं, लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं, इसकी और कैसे मूव करते हैं, किस वजह से मूव करते हैं, उसके बेसिस पे 4 इनको क्लासिफिकेशन किया है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उस हिसाब से इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन। फिर से बोलो, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन। फिर से बोलो, ये पहला क्या है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन। ये आपको बार बार बोल बोल के ऐसे याद करना है, तभी आपको चीजें एकदम याद होती हैं। और बायोलॉजी में तो आपको सारी चीजें ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपका नेम। तो प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटिस्टा आर हेटेरोट्रॉफ, लिव एज प्रेडेटर और प्रे, बिलीव कैसे है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन। अब बात करते हैं अमीबॉइड की, ठीक है। तो अमीबॉइड का जो हैबिट और हैबिटेट होता है ये कैसा होता है, तो बताओ। एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि हैबिट और अगर हैबिटेट ये है तो इसका जरूर और जरूर क्या होगा, एक्वाटिक तो जरूर होगा। लिविंग कहाँ कहाँ पे रहता है ये, हमारा फ्रेश वाटर, दैट इज एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी रहेगा। और कहाँ, ये हमारा अमीबॉइड हमें सॉइल में भी देखने को मिल सकता है। और सॉइल कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए, बिना पानी के तो ये रह ही नहीं सकता ना। तो मॉइस्ट सॉइल यानी नमीदार सॉइल होनी चाहिए, फ्रेश वाटर, और हमारा क्या है, मराइन वाटर में भी आप इसको देखोगे। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है सी वाटर, दैट इज मराइन वाटर। सी मतलब क्या है, और मराइन वाटर भी क्या है, समुद्री पानी। तो कहाँ पाया जाएगा हमारा, फ्रेश वाटर में भी, मॉइस्ट सॉइल में भी और मराइन वाटर में। तो मराइन फॉर्म कहते हैं जो समुद्री फॉर्म इसका होता है, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है कि मराइन फॉर्म है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। किसकी इसकी सरफेस पे क्या होगा, सिलिका की सेल होगी, यानी सिलिका की कवरिंग। और मैंने बताया था सिलिका की कवरिंग क्या होती है, हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि इसको पानी में रहना है, इसलिए इसका मराइन फॉर्म है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। तो ये 2 बातें आ गई, हैबिट और हैबिटेट आपका किसका, अमीबॉइड प्रोटोजोआ का यहाँ पे क्या होगा, खत्म। फिर हम करते हैं कि इसमें मेन पॉइंट क्या है कि अमीबॉइड प्रोटोजोआ इसका कैसे नाम दिया। मान लो ये हमारा यूनिसेलुलर अमीबा, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ है तो इसका एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। हाँ, ये हो गया मान लो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका क्या है, यूकैरियोटिक है तो ये हो गया न्यूक्लियस। अब मान लो यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो ये कैसे मूव करेगा, ये हमारा ऐसे मूव करता है, ये हमारा क्या करेगा, इसके चारों तरफ जाएगा, ऐसी कवरिंग बनाएगा ये, और ये हमारा क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। तो इसने इसको खाने को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा, और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन, और इस तरह से इसका मूवमेंट शो होगा, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट कैसे मूव होता है, इसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। तो आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे चल के आया हो, पोडिया मतलब क्या होता है, फीट, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स फीट। तो ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे ये, तो बताओ, फूड पार्टिकल पहले यहाँ था, ये ऐसे मूव किया और यहाँ पे इसको इसके अंदर इनगल्फ किया और अपना न्यूट्रिशन ले लिया। तो ये ऐसे लगता है जैसे चल के आया हो, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट। तो फॉल्स फीट ऐसे लगता है जैसे खुद चल के आ रहा है, लेकिन नहीं, इसके कोई पैर होते नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। तो कैसा मूवमेंट करता है, स्यूडोपोडिया। कौन, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। इसका एग्जांपल क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी बीमारी कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। एक मैंने आपको डिसेंट्री पढ़ाई थी, वो थी बैक्टीरियल डिसीज। ये हमारी कैसी है, प्रोटोजोअन, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक ऐसी डिसीज है प्रोटोजोअन डिसीज। क्या है, किसका एग्जांपल है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। कैसे मूवमेंट करता है, स्यूडोपोडिया से। एग्जांपल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी बीमारी कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। फिर हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ नाम से पता चल रहा है कि किसके हेल्प से मूव करेगा, ये मूव करेगा फ्लैजिला की मदद से। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर, या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर कैसे होंगे, पैरासिटिक, यानी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। तो इसकी एक खास बात क्या हो सकती है, ये जो फ्लैजिला वाले होते हैं, कैसे, फ्लैजिला वाले जो होते हैं तो ये किसकी मदद से मूव करेंगे, फ्लैजिला की मदद से मूव करेंगे। तो जो इनका पैरासिटिक फॉर्म होगा, ये जो मूव, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो ये पैरासिटिक फॉर्म होंगे तो ये किससे मूव है,
ये मूव करता है फ्लैजेला, सॉरी वो थोड़ा, हाँ, पैरासिटिक फॉर्म, और ये फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासिटिक, कैसे मूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, अब फ्लैजेला से मदद करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा, और क्या बीमारी कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस डिसऑर्डर कॉज करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉल्ड ड्यू टू प्रोटोजोअन। ये अगर पूछे किस टाइप की डिसीज है तो ये एक हमारी प्रोटोजोअन डिसीज है। कौन? स्लीपिंग सिकनेस। किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा से होती है। फिर हम बात करते हैं सीलेटेड प्रोटोजोआ। तो बताओ सीलेटेड प्रोटोजोआ किससे मूव करेगा? सीलिया की मदद से हेल्प करेगा। तो सीलिया की मदद से मूव करेगा। अब देखो एक शब्द आया नेक्टॉन, मैंने आपको क्या बताया था? एक्टिवली मूव करता है। किसकी मदद से? सीलिया की मदद से। यानी वाटर करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो ये एक्टिवली इस तरफ भी मूव कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? नेक्टॉन। कैसा होता है? चप्पल लाइक, स्लीपर लाइक, जैसे हमारी चप्पल होती है उसी तरह होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर लाइक। इसके पास एक कैविटी होती है जो आउटसाइड सरफेस पे मूव ओपन होती है, हैव कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? गलट, ओपन आउटसाइड द सेल्फ सरफेस। तो बताओ ये मान लो हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है। किस तरह का है मैंने आपको बताया? स्लीपर लाइक। ये बताओ जैसे चप्पल होती है आपकी उसी तरह का है। इसके पास एक कैविटी होगी जो आउटर साइड में मूव ओपन होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? गलेट। गलेट क्या है? कैविटी। ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो सीलिया होता है, ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, ये स्लीपर लाइक होता है, और इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। एक कैसा होता है? स्मॉल, एक कैसा होता है? लार्ज। बताओ ये जो हमारा सीलेटेड प्रोटोजोआ है ये प्लैंक्टन है कि नेक्टॉन? नेक्टॉन। कैसे मूव करता है? एक्टिवली। किसकी मदद से? सीलिया की मदद से। इसके पास एक कैविटी है जिसको क्या बोलते हैं? गलट। कहाँ ओपन करती है? ओपन आउटसाइड ऑफ सेल्फ सरफेस। किस तरह की होती है? चप्पल के आकार की होती है। कितने इसमें न्यूक्लियस होंगे? दो न्यूक्लियस होंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और एक छोटा न्यूक्लियस। तो जो लार्ज न्यूक्लियस होता है वो किस काम आता है? लार्ज न्यूक्लियस हमारा काम आता है मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी की मेटाबॉलिज्म किसकी मदद से होगी? ये हमारे लार्ज न्यूक्लियस की मदद से होगी। तो बताओ लार्ज न्यूक्लियस क्या किस चीज में मदद करेगा? हमारा मेटाबॉलिज्म में। और जो छोटा न्यूक्लियस होगा ये सर किस काम आएगा? ये काम आएगा रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल जो आधा आधा होता है वो किससे होगा? छोटे न्यूक्लियस से। और बड़े न्यूक्लियस में क्या, किस बड़े न्यूक्लियस से क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। क्या है इसका एग्जाम्पल? पैरामीशियम। ठीक है, तो ये हो गया पैरामीशियम। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट स्पोरोजोअन। लास्ट हमारा क्या है? स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ। तो स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ इसमें क्या होते हैं? इट इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये ऐसा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें क्या है? लाइफ साइकिल में इसमें स्पोर लाइक स्टेजेस भी आती हैं। बहुत सारे स्पोर, जू स्पोर, आई थिंक, हाँ एक जू स्पोर भी आता। जब आपको लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा मैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, तो उसमें आप पढ़ दोगे। हाँ, एक आता है सिस्ट वाला स्पोर आता है, एक होता है जाइगो स्पोर। देयर आर एग्जैक्ट नाम में याद नहीं आ पा रहा है, वो मैं आपको जब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि उसमें बहुत सारे स्पोरक स्टेज आते हैं। स्पोरोजॉइंट, माइक्रो, मेगा, ये सारी चीजें जब आपको वहां पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इसमें क्या है? स्पोर लाइक स्टेज आती है इनकी लाइफ साइकिल में। ये जो मैंने प्लाज्मोडियम लिखा है ये क्या है? गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसका लिखने का तरीका इटैलिक्स में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है।
मोडियम। ये किसमें? इटैलिक्स में, क्योंकि ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जीनस। तो एक प्लाज्मोडियम मैंने आपको मतलब पीछे पढ़ाया हुआ है, एक प्लाज्मोडियम यहाँ पे। तो ये प्लाज्मोडियम एक्चुअली हमारा क्या है? जीनस। वो उसका क्या है? खुद का नाम। तो वो लिखा होगा सीधे जो आपकी इस टाइप की राइटिंग में, और ये हमारा क्या है? जीनस। तो एक इस फॉर्म में लिखा रहता है। हाँ, ये हमारा एक्चुअली क्या है? जीनस। तो ये इटैलिक्स में लिखा होता है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम पढ़ते हैं कि ऑल द बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटन इन इटैलिक्स। तो ये क्या है? जीनस, और इसको हम किस में लिखते हैं? इटैलिक्स में। तो बताओ स्पोरोजन प्रोटोजोआ स्पोर लाइक स्टेज में आती है। कहाँ पे हम पढ़ेंगे? जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे तो सारी प्लाज्मोडियम की जब लाइफ साइकिल होगी तो वहाँ पे आप देखोगे कि उसमें कितने स्पोरल स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? प्लाज्मोडियम। ये याद रखना, इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, दैट इज ये वाला प्लाज्मोडियम। वो क्या है? एक एग्जाम्पल है, और ये हमारा क्या है? जीनस। तो आई होप कि यहाँ पे आपको प्रोटिस्टा से लेके सारी बातें क्लियर हो गई। अगर आप ये सारे लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन कहीं इससे बाहर आएगा। तो ये इसमें सारी की सारी एनसीईआरटी की चीजें कवर की गई हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसका एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं। देखो, किंगडम प्रोटिस्टा को मैंने आपको बताया कि ये कैसा होगा? प्राइमरीली एक्वाटिक होगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हमारा कैसा होता है? फंजाई होता है, प्लांट होता है और एनिमल होता है। अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो कैसा होगा? प्राइमरीली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी होगा, मराइन वाटर। ज़्यादातर किस में होगा? मराइन वाटर में होगा। फिर हम अगर इसकी बात करें तो कितनी क्लासेस है इसमें? 5। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। तो क्राइसोफाइट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे इसमें आते हैं? सारे के सारे हमारे चमकीले प्लांट, दैट इज क्राइसो मतलब होता है चमकीले, फाइट्स मतलब होता है प्लांट। तो चमकीले प्लांट, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ज्वेलर्स ऑफ प्रोटिस्टा। तो इसमें अगर हम बात करें हैबिट और हैबिटेट क्या हो जाएगी? तो इसका होता है एक्वाटिक, फ्रेश वाटर में भी होगा और मराइन वाटर में भी होगा। फॉर्म क्या होगा? वही यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होगा। मेन पॉइंट, 2 एग्जाम्पल इसमें आते हैं, डाइटम्स और डेस्मेट। डाइटम्स क्या होता है? साबुनदानी की तरह होता है, ऊपर वाली लेयर इपिथीका, नीचे वाली हाइपोथीका, बीच में सिलिका का डिपोजिशन होता है जिस वजह से हार्ड होती है और इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। सबसे ज्यादा चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन है? डाइटम। डेस्मेट भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और ऑटोट्रॉफ्स होता है, लेकिन चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन किसको माना जाता है? डाइटम्स को। तो ये हमारा, हाँ, डाइटम्स क्या है? बिलियंस ऑफ ईयर से बात, अगर इनकी डेथ बिलियंस ऑफ ईयर लेके इनकी डेथ होती जाती है और बिलियंस ऑफ ईयर में ये डिपोजिशन होते जाती है और एक चट्टान जैसा नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम डाइटोमियस अर्थ। इसी को क्या बोलते हैं? डाइटोमाइट। और इसी को क्या बोलते हैं? किजर गोल्ड। किसके काम आता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप एंड पॉलिशिंग। ये आपका क्राइसोफाइट्स खत्म हुआ। फिर हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिया। तो डाइनोफ्लैजिया, डाइनो मतलब दो, फ्लैजिला मतलब दो फ्लैजिला। फॉर्म और हैबिट और हैबिटेट ये आपको पता है, बार बार वही चीजें क्या ही पढ़ना है। डाइनोफ्लैजिया 2 फ्लैजिला जरूर रखते होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फ्लैजिला का नाम क्या है? सिंगुलम, और वर्टिकल फ्लैजिला का नाम सल्कस। 2 फ्लैजिला रखते हैं। फिर क्या है? डाइनोफ्लैजिया वेरियस क्लास के हो सकते हैं, हमारा रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन सेल बॉडी। फिर डाइनोफ्लैजिया के पास क्लोरोफिल होता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। उसमें से एक एग्जांपल है हमारा गोनियोलेक्स, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली और क्या बनाता है? पूरा का पूरा रेड टाइट्स बनाता है। समुद्री लहरें जब दिखती हैं तो कैसी? पूरी रेड दिखती हैं, और ये पॉइजन रिलीज करती हैं जिसकी वजह से क्या है? डेथ ऑफ स्मॉल फिशेस हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू पैरालिसिस इन फिशेस। फिर हम आते हैं यूग्लिना, कैसा है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना में क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला एक लॉन्ग फ्लैजिला। शॉर्ट फ्लैजिला खाने को पकड़ता है, लॉन्ग फ्लैजिला मूव कराता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें होंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, जिस वजह से ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो एनिमल जैसा भी होता है और प्लांट भी जैसा, दैट इज ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कब करेगा? रात के टाइम में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कब करेगा? डे के टाइम पे, जब सनलाइट हमारी ज्यादा अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूग्लिना। फिर आती है स्लाइम मोल्ड, कैसा है? फंगस लाइक प्रोटिस्टा। कहाँ पे ग्रो करेगा? ये हमारा वुडन ब्लॉक्स, चट्टानों पे ग्रो करेगा।
फॉर्म क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। स्लाइम मोड कैसा है, सैप्रोफिटिक। कहाँ पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजों पे ज्यादातर डिपेंड होता है। सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है, नहीं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होती है, स्पोर में। जब इसकी कैसा स्लाइम मोड हमारा जेली लाइक होता है, फेवरेबल कंडीशन, रेनी कंडीशन आती है तो ये ग्रो करता है, सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है या फिर स्पोर बनाता है। स्पोर फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा और स्पोर बनाएगा। स्पोर हमारा एयर करंट के थ्रू ट्रेवल होगा और वुडन ब्लॉक्स पे फिर से फंगस हमारा दैट इज स्लाइम मोल्ड ग्रो कर जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपनी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है और कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। ऑल प्रोटोजोआ कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे, लिव प्रेडेटर और प्रे, एनसीईआरटी की लाइन है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, और हाँ इनको बिलीव किया जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन है 4 टाइप के। ये कैसा है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन। अमीबॉइड जो अमीबॉइड की तरह मूव करने वाला, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट, स्यूडोपोडिया से मूव करता है। कौन, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, कौन सी बीमारी काज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। फिर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, किसकी मदद से मूव करेगा, फ्लैजिला की मदद से मूव करेगा। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपेनोसोमा, कौन सी बीमारी कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। फिर बात आती है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, कैसे होते हैं, नेक्टॉन होते हैं, एक्टिवली स्विमर होते हैं और कैसा होते हैं, चप्पल जैसे होते हैं। एग्जाम्पल है इनका पैरामीजियम, क्या है एग्जाम्पल इनका, पैरामीजियम, चप्पल जैसे। इनके पास एक कैविटी होती है गलेट, जो कि आउटर सरफेस पे ओपन करती है। 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस और एक स्मॉल न्यूक्लियस। लार्ज न्यूक्लियस की मदद से ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म करते हैं। स्मॉल न्यूक्लियस किसके लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फिर स्पोरोजोन प्रोटोजोआ, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ इसमें क्या होती है, स्पोर लाइक स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ डिसीज में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। क्लियर, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गई। हाँ, इसका आई थिंक एग्जाम्पल ये छूट रहा है। हाँ, स्लाइम मोल्ड का ये जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। तो स्लाइम मोल्ड में भी एक प्लाज्मोडियम है और स्लाइम मोल्ड में भी एक प्लाज्मोडियम है और एक प्लाज्मोडियम हमारा यहाँ पे भी है। ये जो प्लाज्मोडियम ये क्या है, जीनस, वो क्या है, ये नेम। इस वजह से हम इसको किस में लिखते हैं, इटैलिक्स। क्यों लिखते हैं, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से बायोलॉजिकल नेम आर जनरली रिटन इन लैटिक्स। और ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल है किसका, स्लाइम मोल्ड का, जो कि प्लाज्मोडियम। इसको हम एज सच बुक की लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी बुक में नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा लिखने का तरीका होता है उसमें हम लिखते हैं। फिर बात करते हैं हम स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बाद हमारा प्रोटोजोआ। तो आई होप कि मैंने देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगते हैं ये रिवाइज करने में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया लगभग 1 घंटे से ज़्यादा देर में। तो जब आपका विज़न, जो आपका रिवीजन होता है, वो जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे तो रिवीजन करने में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ऑलवेज बिलीव इन, ये मेरे गुरुदेव का डायलॉग है कि ऑलवेज बिलीव इन 1 विजन एंड 3 रिवीजन। अगर आप 1 विजन और 3 रिवीजन की पॉलिसी लेके चलते हो तो कोई भी टॉपिक आपको टफ नहीं लगने वाला। और अगर आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन फ्रीली कनेक्ट मी ऑन दिस 7897984128। आप इस पे क्या है, व्हाट्सएप करते हो। अगर कोई भी आपको क्या होता है, डाउट अब भी होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।